स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। चैप्टर नंबर 7 है वैसे ये, आप अपने इंडेक्स में देख लीजिएगा कौन सा चैप्टर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब तक हमने कर क्या लिया है, पहले सबसे पहले वो देख लें, छोटू सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन चैप्टर में हमने पढ़ लिया था जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन थोड़ी सी की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सप्लाई क्या होता है, और ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि भाई रजिस्टर्ड पर्सन, जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन अगर सप्लाई करता है गुड्स या फिर सर्विस की, और वो प्रूव हो जाती है सप्लाई, तभी उसको सामने वाले से क्या कलेक्ट करना है, जीएसटी कलेक्ट करना है। ये हमने वहां पर सीख लिया था। फिर चार्ज ऑफ जीएसटी हमने पढ़ा था, चार्ज ऑफ जीएसटी। इसमें हमने पढ़ लिया था कि चार्जिंग सेक्शंस वगैरह कौन से हैं। सेक्शन 9 पढ़ा था हमने, सेक्शन 9 पढ़ा था, सेक्शन 5 पढ़ा था ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्लियर की थी वहां पे। फिर हमने पढ़ा क्या चीज, इसके बारे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी इसके साथ पढ़ा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में यहाँ पर नॉर्मली हम क्या पढ़ते हुए आए, इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई सप्लायर को ही हमेशा किसको जमा करना पड़ता है, टैक्स जमा करना पड़ता है, जो कि कलेक्ट करता है वो किससे, अपने कस्टमर से। अपने कस्टमर से, रेसिपिएंट से कलेक्ट करता है सप्लायर, और वो डिपॉजिट करता है किस पे, किसको, गवर्नमेंट को। यही इसके बाद ही हमने पढ़ा कि भाई आरसीएम का कॉन्सेप्ट भी है कुछ चीजों में। हमने बोला था कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती है जैसे एडवोकेट की सर्विसेज हो गई, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर जीटीए वाली सर्विस हो गई, जो कि कौन से परसेंट में, 5% में आती है, या फिर 12% वाले में आती है, कौन से वाले में, जो 5% वाले में आती थी। ठीक है, तो वो उन लोगों पर आरसीएम एप्लीकेबल होता था। एंड रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, और तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोविजन है वो किस पे अट्रैक्ट करते थे, भाई रेसिपिएंट के लिए थे कि भाई रेसिपिएंट तेरे को फॉलो अप करना है, तेरे को हमें टाइम से टाइमली क्या देना है, क्या पे करना है, टाइमली टैक्स पे करना है। अब टाइमली टैक्स पे करने के लिए हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था, क्या, बोलो ना, टाइम ऑफ सप्लाई। क्या ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं? क्या ये सारे चैप्टर से एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं? बोलो ना। यस सर। क्योंकि यहां पर क्या चीज हो रहा है, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, ये सारे के सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ते जाएंगे, सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर आपने कनेक्टिविटी के साथ पढ़ा है तो फिर आपने समझा है जीएसटी को। अगर आपने कनेक्टिविटी के साथ नहीं पढ़ा है, सिर्फ चैप्टर को चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हो, तो भाई आपके लिए जीएसटी मुश्किल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्चुअल चीजें भी पूछेंगे। एमसीक्यूज का मतलब ही है यहाँ पर कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो होनी चाहिए वो हो, और इसी चीज के लिए वो एमसीक्यू 30 मार्क्स का लेकर आए हैं आपके सब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या करके चलना है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट्स मजबूत करना है कि भाई ये रजिस्टर्ड, ये वाला चैप्टर इससे कनेक्टेड क्यों है, ये वाला चैप्टर किससे कनेक्टेड। जब भी हम बोलेंगे कि नॉर्मल चार्ज में टैक्स देना पड़ेगा, तो कौन सा होता है, सेक्शन 9, सीजीएसटी का सेक्शन 9 है ना, जिसमें हमें नॉर्मल चार्ज में, और क्या नाम है, वो भी 9(1) में। और अगर मैं बोलूं रिवर्स चार्ज की बात करूं, तो रिवर्स चार्ज में 9(3) में नोटिफिकेशन के जरिए निकाले गए हैं, उसमें रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ता है। तो ऐसे सेक्शंस को आपको याद करते हुए चलना है। अब हमें क्या करना है, देखो टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देख लिया था कि क्या, कब कब हमारी लाइबिलिटी कौन से महीने में अराइज होगी, उसके नेक्स्ट मंथ की 20th को हम क्या कर लेंगे, उसका जीएसटी जमा कर देंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई किस मंथ में आएगी, ये था हमारा। अब हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं हम वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब जो मैं इतने सालों से बोलता आ रहा हूं आपको, इतने सालों से मैं बोलता आ रहा हूं आपको कि जो 100 रुपीज का चंदू ने चांदनी को क्या दिया था, बोलो ना। चंदू ने चांदनी को चॉकलेट दी थी 100 रुपीज की, और 100 रुपीज पर 10% का सपोज किया था हमने कि 10% का रेट है, वैसे रेट है नहीं 10% का, 10% का हमने क्या किया था, इस पर एक जीएसटी का रेट है, और 10 रुपीज के हिसाब से 110 हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके चले थे, जिसमें से ये टैक्स का अमाउंट था। और ये थी हमारी क्या, वैल्यू। यानी कि जीएसटी लगता किस पे है, जीएसटी चार्ज किस पे करना है, वैल्यू पर, बोलो ना। यही तो है ना, कि किस वैल्यू पे हमें जीएसटी चार्ज करना है।
जीएसटी कितना होगा, इसके लिए तो ये निकालना पड़ेगा ना किस पर चार्ज करना है। तीन चीजें हैं जीएसटी का रेट, जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए, जीएसटी का अमाउंट निकालने के लिए हमें तीन चीज फाइनल करनी पड़ेगी। एक तो वैल्यू क्या है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी, अरे बोलो ना, वैल्यू क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है उस गुड्स की, और उसके हिसाब से रेट क्या है। इसको रेट से, वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, हम रेट पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी भी रेट को याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये वाला तो आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं। पार्ट क्या है आपके सिलेबस का, कि वैल्यू क्या होगी भाई, सर्विस होगी या गुड्स होगी, आपने सर्विस दी है या फिर गुड्स को डिलीवर किया या सेल किया है, कितनी वैल्यू की सर्विस दी है या कितने वैल्यू का गुड्स आपने डिलीवर किया, उस पर जीएसटी निकलेगा। आई होप पढ़ने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी का अमाउंट निकलेगा कब, बोलो ना, जब तक वैल्यू पता नहीं होगी नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छा वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी या फिर टाइम ऑफ सप्लाई पहले निकालना पड़ेगा, बोलो ना। पहले वैल्यू तो पता चले, पहले वैल्यू तो पता चले और फिर जीएसटी का रेट पता लगे। जीएसटी पता लगेगा तभी तो हमें पता लगेगा कि क्या नाम है, कब भरेंगे, कब भरेंगे। हाँ, कब भरेंगे यानी बाद में देखेंगे कि वैसे साथ के साथ भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट हुई हुई, लेकिन कितनी, क्योंकि जमा करने से पहले ये तो पता लगना पड़ेगा ना कि कितना जमा करें, उससे पहले वैल्यू निकालनी जरूरी है। ठीक है, चलो अब वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे कौन सा सेक्शन बात करके चलता है, हमेशा से बोलता हूँ सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ये बात करके चलेगा आपका वैल्यू की बातें। निकाल लो अपने अपना एक रजिस्टर, इसमें हम कुछ नोटिंग करेंगे साथ के साथ और फिर उसके बाद हम अपने नोट्स की तरफ चलेंगे। निकाल लिया क्या? चलो सबसे पहले क्या बात की है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर कि सेक्शन कितने हैं यहाँ पे, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन यहाँ पर 15 एक ही सेक्शन है, इसके साथ आपको रूल्स पढ़ने हैं। यहाँ पर क्या है, इंट्रोड्यूस रूल, सेक्शन 15 के साथ कुछ रूल्स हैं, रूल्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे कि भाई, और रूल्स में क्या लिखा है भाई, किस किस तरीके से कौन से सिचुएशन में किस किस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, ये रूल्स में लिखा हुआ है। अरे बोलो ना, एक और मैं बात बता दूं आपको, जो भी चीज स्पेसिफिकली रूल्स में कवर कर दी गई है कि भाई इस सिचुएशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन देगा कि इस सिचुएशन में वैल्यू ऐसे निकलेगा, अरे बोलो ना, ऐसे हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशन को उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने रूल्स में डिस्क्राइब कर रखा है कि एक्सेप्शनल सिचुएशन ऐसी आ गई तो आपको ऐसा ऐसा वैल्यू करना है। तो जो डिस्क्राइब कर दिया, जो रूल्स में डिस्क्राइब कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वैल्यू निकालनी है, हम उस तरीके को फॉलो करेंगे। समझ में आया? अब जो चीजें कवर नहीं हुई हैं तो वो तो फिर रेजिडरी क्लॉज में कवर हो जाता है, यानी कि जैसा जैसा हम करते हुए आए हैं वैसे ही होगा, बोलो ना। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां पर, आओ सेक्शन 15(1) क्या कहता है, यहां पर है 16(1), 2 और 3, सेक्शन 16(1) और 2 और 3। सेक्शन 16(1) क्या कहता है, सबसे पहले मींस क्या था वो बताता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसको कहेंगे, किसके बारे में बोलेगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई किसे कहेंगे, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई वो कहता है कि एक ट्रांजैक्शन वैल्यू साथ के साथ लिखते रहेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम मान लेंगे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। मतलब क्या है सर, ट्रांजैक्शन वैल्यू यानी जिस पर आपने ट्रांजैक्शन किया है, यानी कि प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल, समझ गए या नहीं बताओ। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल यानी कि जितना एक्चुअल में पे किया है ना आपने, एक काम करो भाई, मिस्टर एक्स ने सेल किया है किसको, मिस्टर वाई को सेल कर दिया, अब कितने में सेल किया है, हमने पूछा वाई से, भाई आपने कितना पे किया ये बता दो ना, जितना पे किया है वही ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेते हैं ना, अरे बोलो ना, सिंपल शब्दों में यही तो होगा ना, जितने में ट्रांजैक्शन किया है ट्रांजैक्शन वैल्यू उसी को बोलेंगे। मान लो इसने बोला कि इसको मैंने गुड्स सेल किया और गुड्स का प्राइस था 10,000 रुपए का, गुड्स का प्राइस कितना था
10,000 रुपए का। तो 10,000 रुपए क्या चीज हो जाएगा? वैल्यू बन जाएगी। बोलो ना, सेक्शन कौन सा लगा? 15(1) के हिसाब से वैल्यू। तो 15(1) क्या चीज बोलता है? 15(1) बोलता है कि भैया जो भी आपने एक्चुअल में पेमेंट की है उसी को हम मान लेंगे क्या? ट्रांजैक्शन वैल्यू। और ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, मतलब वही ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे और उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लगाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन मैं बता रहा हूं। कब ये होगा, कब हम मानेंगे कि ये वाला चीज बड़ी सिंपल चीज है कि नहीं है? बताओ ना, बड़ी सिंपल चीज है भाई, जितने में ट्रांजैक्शन की है उतने में बता दो। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर बोल दी गई कि भाई ये कंडीशन तुम्हें, दो कंडीशन तुम्हें फॉलो करके चलनी है। एक तो आप नहीं होने चाहिए रिलेटेड पार्टी। आप दोनों क्या नहीं होने चाहिए? रिलेटेड पार्टी, नॉट रिलेटेड पार्टी। ठीक है, आप दोनों क्या नहीं है? रिलेटेड पार्टी नहीं है। और ये जो 10,000 रुपए किया है, सिर्फ यही 10,000 रुपए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में आप इसको कुछ अलग से सर्विसेज भी दे रहे हो, या फिर बाद में आप इसको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अरे इसने, एक्स ने वाई को पे किया, मान लो वो कहता है कि मैंने 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और एक्स जो है वो वाई का क्या है? ब्रदर है। एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है। क्या प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता? जल्दी बताओ ना। कर सकता है प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं क्या? वैल्यू, अच्छा, असेसी हमेशा वैल्यू को कम दिखाना चाहेगा या ज्यादा दिखाना चाहेगा? कम दिखाना चाहेगा, क्योंकि बिल्कुल। और डिपार्टमेंट किसकी चीज पीछे पड़ेगा? भाई तेरी वैल्यू ज्यादा है, अभी तो वैल्यूएशन रूल आए हैं, है ना? तो अब इसने क्या बोला, कह रहा है कि भाई अगर जो जिस पे भी आपने ट्रांजैक्शन की है, हम उसको आंख बंद करके मान लेंगे कि आपका ये जीएसटी की वैल्यू है। सॉरी, जीएसटी की वैल्यू नहीं, ये है आपकी टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू। समझ में आया? सप्लाई की वैल्यू है। अब दो चीज कौन सी फॉलो करनी पड़ेगी? एक तो नॉट अ रिलेटेड पार्टी, यानी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई रिलेटेड पार्टी नहीं होने चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि ये जो आपने 10,000 पे किया है ना, ये सिर्फ सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या चीज है? क्या चीज बोल रहे हैं? फॉर सोल कंसिडरेशन। ठीक है ना? सोल कंसिडरेशन मतलब 10,000 के अलावा और कुछ नहीं दिया आपने। समझ में आ रहा है ना? सोल कंसीडरेशन है। ऐसा नहीं 10,000 तो सिर्फ हमने इसमें दिखा दिए, अब सामने वाले एक्स ने बोला कि एक काम करना, मुझे तेरी दुकान से 5,000 रुपए का गुड्स चाहिए था, तो तू एक काम करना 10,000 15,000 की, वैसे कॉस्टिंग कितने की, सामान की कॉस्टिंग है 15,000, ठीक है, तो एक काम करते ना, तू 5,000 का सामान मुझे दे दे, है ना, और 10,000 रुपए दे दे। अरे बोलो ना, क्या ये 10,000 रुपए जो दिखा रहे हैं, क्या वो सोल कंसिडरेशन है? नहीं, कुछ और भी दे रहे हैं। या फिर मैं बोल रहा हूं कि उसने अपनी कोई सर्विस दी इसको, वो कह रहा है कि मैंने 10,000 रुपए दिए और मेरे सलून में आजा, मैं तेरा हेयर कट कर देता हूं फ्री में। ऐसा कभी चलता है क्या कि कोई किसी के लिए फ्री में काम करता है? बिल्कुल एडजस्ट किए होंगे, नहीं किए होंगे पैसे? करे होंगे। तो यानी कि क्या वो इस वाले सबसेक्शन में उसकी वैल्यू निकल सकती है क्या? नहीं। अगर ये दोनों ब्रदर हैं एक दूसरे के, अरे रिलेटेड पार्टी मतलब कौन सा? एक्सप्लेनेशन कौन सा? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में याद है ना जो बताया था मैंने रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन, कि ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस। ये दोनों ऑफिसर और डायरेक्टर हैं एक दूसरे के बिजनेस में, ये दोनों लीगली रिकॉग्नाइज एज पार्टनर है, वो जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, ठीक है ना? 25% से ऊपर का वोटिंग शेयर है एक बंदे का। इन दोनों को तीसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। ये दोनों मिलके किसी तीसरे पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। इन दोनों में से एक दूसरे में कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, तो ये लोग क्या है? पढ़ा था ना ये वाला जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन वाली, पढ़ी थी हमने, वहां पर रेफरेंस लिया था एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 का। तो यहीं पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। एक्चुअल में जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है वो कहां लिखी हुई है? सेक्शन 15 में, वहां पर हमने इसका रेफरेंस लिया था, याद आ रहा होगा? अगर ये दोनों रिलेटेड निकल गए तो क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू को
एक्सेप्ट कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा या नहीं किया जाएगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई ये इसको इसमें जो है मॉडिफिकेशन हो सकती है, ये एक्चुअल प्राइस नहीं हो सकता है। डिपार्टमेंट मानने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी है तो वो कुछ ना कुछ तो भाई जुगाड़ कर ही लेंगे, ठीक है ना। और या फिर वो क्या चीज है यहाँ पर, ये सोल कंसीडरेशन नहीं, इसमें इसके अलावा और कोई कंसीडरेशन भी शामिल। तो सिंपल शब्दों में क्या चीज हो गया? सेक्शन 15(1) बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या चीज होगी, जल्दी से बता दो मेरे को। ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज एक्चुअली पेड और पेबल, ठीक है। और दोनों में से क्या क्या चीज होना चाहिए? रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? सोल कंसीडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। सेक्शन कौन सा आता है? सेक्शन 15(2). और 15(2) में है ना, ए बी सी डी और ई है। सेक्शन याद होता चला जा रहा है तक। सेक्शन 15(1), 15(1) और 15(2) है। 15(2) में ए बी सी ई 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 15 बात करता है किस? सेक्शन 15(2) बात करता है यहां पर इंक्लूजन की। किसकी बात करता है? इंक्लूजन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एडिशन। समझ में आ रहा है? इंक्लूजन, या फिर हम बात कर सकते हैं इसकी एडिशन की। इंक्लूजन मतलब क्या कि वैल्यू में हम क्या ऐड करेंगे। डिपार्टमेंट यहां पर कहता है कि आप अगर अपनी वैल्यू किसके द्वारा लगाकर चल रहे हैं? सेक्शन 15(1) के द्वारा लगाकर चल रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर आए हैं और यहां पर बोल रहे हैं इसके जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू है ना, इसमें इसके हिसाब से मैं अपनी वैल्यू निकाल रहा हूं। तो उन्होंने बोला एक काम करो, आपको 15(2) और 15(3) फॉलो करना पड़ेगा साथ के साथ। 15(2) में क्या बोला गया? कहता है कि भाई ऑल टैक्सेस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स एक्सेप्ट जीएसटी। इंक्लूजन में मतलब डाल दिया गया कि ऑल, देखो साथ में, टैक्सेस अंडर एनी लॉ for the time being in force, for the time being in force except ST and ST। मतलब क्या बोला गया? वैल्यू में क्या इंक्लूड किया जाएगा? बोलो ना। सारे के जीएसटी और जीएसटी सेस को छोड़कर सारे के सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, सुनिए। एक बात मुझे बताइए, टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स पर क्या जीएसटी लगता है? नहीं लगता है। किसने बोला? हाँ लगता है, टोबैको लगता है। अल्कोहलिक लिकर पर नहीं लगता है। पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पीएचएम ना पर नहीं लगता है। टोबैको पर तो लगता है, पर टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है सेंट्रल की। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी टोबैको पर लगती है। याद आ रहा नहीं आ रहा? याद आ रहा ना? तो टोबैको मान लो कि सप्लायर ने सप्लाई किया टोबैको किसको? रेसिपिएंट को। कितने की वैल्यू थी भाई? मान लो कि 10,000 रुपए की वैल्यू थी, ठीक है। उस पर क्या लगी? जी एक्साइज ड्यूटी। अब मान लो एक्साइज ड्यूटी का रेट एक फॉर एन एग्जांपल 4% लेकर चलते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी का रेट 4% लेकर चलते हैं तो कितना हो गया यहाँ पर? क्या 400 रुपए ऐड हो जाएगा? ठीक है। अब 400 रुपए ऐड हो गया तो क्या ये 10,400 हो जाएगा? अब जीएसटी के लिए वैल्यू क्या लेंगे हम? क्या वैल्यू 10,000 रुपए पर निकाली जाएगी? क्योंकि अब ये सेल करेगा, तो सेल करेगा तो जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो ना। लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये बताओ मेरे को कि क्या जीएसटी के लिए ये वाला 10,000 कंसीडर करेंगे या ये कंसीडर करेंगे? बोलो ना। 10,400। 10,400 क्यों?
सेक्शन कौन सा यहाँ पर बात करेगा? 15(2)(a) बात करेगा, और वो कहेगा कि एनी टैक्सेस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस वक्त जितने भी लॉ के हिसाब से कोई अदर टैक्सेस अगर लग रहे हैं तो इंक्लूड किया जाएगा और उस पर जीएसटी निकाला जाएगा। सर ये तो टैक्स पर टैक्स हो गया। हाँ बच्चों, ये टैक्स पर टैक्स हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, ये लॉ है, ठीक है ना। जीएसटी लॉ अपने बारे में बात करता है, ये सेल्फिश लॉ है और ये अपने बारे में ही बात करता रहेगा। उसे एक्साइज ड्यूटी से कोई भी मतलब नहीं है। उसे एक वैल्यू निकालनी थी, उसने बोला सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम सीधी सीधी बात कर देते हैं, भैया हमारे टैक्सेस को छोड़कर जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे इंक्लूड कर दो, फिर जो निकलेगा वो वैल्यू पर हम आपको जीएसटी देना है। इसको बोलेंगे हम टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये किसकी बात कर रहा है? टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट, ठीक है। जीएसटी का रेट मान लीजिए यहाँ पर एक रैंडम रेट ले लेते हैं, चलो 12% ले लेते हैं। निकालो 12% कितना है, या चलो राउंड अप करो ना, 10% सीधा सीधा बात, 1010, ठीक है। कितने आ गए? 1040 हो गया, 411, ठीक है। आपको रेट्स वगैरह सारी चीजें जो है वो रेट वगैरह दिया जाएगा, किसमें बोलो ना, एग्जाम में दिया जाएगा रेट क्या होगा। और रेट नहीं तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का अगर क्वेश्चन आया तो वो वैल्यू ही पूछेगा आपसे, तो मोस्टली ये वाली वैल्यू पूछेगा, ठीक है। बात आ गई क्या समझ में एग्जाम्पल के साथ? एग्जाम्पल किसका था ये वाला? सेक्शन 15(2)(a). अच्छा, ये वाला कब लगेगा? जब हम 15(1) के हिसाब से निकाल रहे हैं। यस सर, बिल्कुल सही है। चलो, या फिर नहीं, या फिर ये लगेगा ही लगेगा, किसी भी केस में ये लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, 15(2) लगेगा ही लगेगा। आपको सारे सेक्शन एप्लीकेबल है ना, समझ में आ रहा है? यस सर, ठीक है, ठीक है। तो अब तक तो हमने सिर्फ 15(1) ही पढ़ा है, तो मतलब उसके केस में भी एप्लीकेबल। दूसरा यहाँ पर क्या बात बोलता है, देखो बी यहाँ पर क्या बात बोल रहा है। बी कहता है कि भाई थर्ड पार्टी पेमेंट, किसकी बात करता है वो? थर्ड पार्टी पेमेंट, थर्ड पार्टी पेमेंट। थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब क्या है यहाँ पर? थर्ड पार्टी पेमेंट का जल्दी बताओ ना, लिखो यहाँ पर साथ में। कहते हैं एनी पेमेंट इंक्रीज्ड बाय एनी पेमेंट सॉरी इंक्रीज incurred by the payment incurred by the recipient for which supplier is liable to pay। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? थर्ड पार्टी पेमेंट की बात कर रहे हैं हम। इसमें लिखा कोई भी ऐसा चीज जो इनकर किया है किसने? रेसिपिएंट ने, जो कि इनकर करनी चाहिए थी किसको? सप्लायर को। बात समझ में आ रही है कि नहीं? फॉर एन एग्जाम्पल, आप लोगों ने कहा सुनील सर एक काम करो, बहुत पढ़ लिया हमने। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ लिया। उसमें से एक सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति कहने लगा, कह रहा है कि सर हम कॉलेज तो जा नहीं रहे, हमें घुमाने लेके चलो। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, ठीक है। कह रहे सर हम बोर हो चुके हैं, हमें लेके जाओ बाहर और हम एंजॉय करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमने एक प्लान बनाया, एक फिक्टिशियस प्लान, ठीक है। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हमने एक प्लान बनाया, ठीक है। प्लान बनाया और प्लान बनाकर हमने एक जगह बुक की, और बुक करने के बाद हमने बोला वहां पर जाएंगे और वहां पर स्टे करेंगे। वहां पर आपका क्या होगा, बुफे वगैरह लगेगा। एक दिन का प्लान बनाया पूरा, ठीक है ना।
और वहां पर केटरर वगैरह भी बुक कर लिया हमने। तो यहां पर स्पॉन्सर कर रहे थे कौन? सुनील सर कर रहे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? और यहां पर एक सप्लायर बैठा था। कौन सप्लायर होगा? केटरिंग की सर्विस जिसने दी है। सप्लायर ने कौन सी सर्विसेज दी है? केटरिंग सर्विसेज दी। सुनील सर ने यहां पर रखवाए क्या? गुलाब जामुन और अदर जो खाने पीने की चीजें हैं यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये लगी हुई है। और यहाँ पर कुछ पेप्सी की बोतल्स वगैरह रख दी। ठीक है ना, पेप्सी को बच्चों ने कहा सर इसके साथ एक आइसक्रीम भी हो जाती तो और अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पर एक आइसक्रीम वगैरह भी रखी गई। ठीक है ना, कोन वाली आइसक्रीम ले लो, ये ज़्यादा समझ में आती है। तुम समझ में आ रहा है? तो अब जब मैं क्या यहाँ पर बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इन सभी की कॉस्टिंग पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बताओ ना। इसका एक पूरा का पूरा बिल निकलेगा, वैल्यू निकलेगी। ये सप्लायर कौन है? सप्लायर ये रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट मैं हूं। अब इन्होंने कहा कि अब जैसे अगर मैं बताऊं आपको, अंदर की बात बताता हूं। यहां पर मैंने कहा कि यहां पर सर एक बात बताइए, आप ये सब चीजें अरेंज करके कितने में देंगे? मैंने कहा कि उसने कहा कि भाई सर आपको लग जाएगा कम से कम 10,000 रुपीज। ठीक है, कितना हो जाएगा? मान लीजिए 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपीज का पूरा मेरा बिल हो गया। ठीक है, और जिसमें से पेप्सी के लिए जो ये पेप्सी पड़ी है या कोक पड़ा है, इसके लिए आपको पेमेंट कर देनी है। किसको? मेरे सप्लायर को। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सप्लायर किसका था? यानी कि ये जो केटरर है, क्या ये केटरर के पास रहता है क्या पेप्सी कोक? ये या फिर ये भी खरीद के लेके आते हैं कहीं से? ये भी अरेंज करते हैं ना, ये भी खरीद के लेके आएंगे। और ये हमको एक लमसम, ये अरेंज करके ये एक लमसम अमाउंट हमसे चार्ज करते हैं। अरे बोलो ना। ठीक है, तो ये जो पेप्सी थी, ये लाइबिलिटी किसकी थी? एक बात बताओ मेरे को, लाइबिलिटी किसकी थी? ये लाइबिलिटी तो केटरर की थी, सप्लायर की थी। लेकिन पेमेंट कौन कर रहा है यहाँ पर? सुनील सर कर रहे हैं। सुनील सर कर रहे हैं। सुनील सर ने इसके लिए कितना पेमेंट किया? मैंने कहा इसके लिए मैंने 2,000 रुपए का पेमेंट किया। ठीक है, 2,000 रुपए का इसको अलग से पेमेंट किया है। और ये जो है यहाँ पर 10,000 जो है, अच्छा सुनील सर ने अलग से अगर लाए होते तो कोई बात है, तो इसमें वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि ये सब कुछ देगा, कि ये आइसक्रीम भी देगा, खाना भी देगा, ये भी देगा, पेप्सी देगा। बट उसने हमने क्या डील कर ली यहाँ पर कि सुनील सर आप है ना इसको डायरेक्ट पेमेंट कर दो। हमने प्लानिंग की, हमने कहा सुनील सर एक काम करो। ये कहता है कि सर आप ना इसको डायरेक्ट पेमेंट कर दो, और मेरे को ना, क्योंकि मैं अगर पेमेंट करूंगा उसको तो मैं भी 2,000 ही करूंगा, और वो 2,000 आपसे चार्ज करूंगा, यानी कि 12,000 रुपए चार्ज करता मैं आपसे। अरे बोल दो ना, 12,000 रुपए का बिल बनाता। तो एक काम करो ना, मैं बिल बनाता हूं आपको सिर्फ और सिर्फ कितना? 10,000 रुपए का। समझ में आ रहा है? बिल कितना बनाऊं? 10,000 रुपए का। और आप डायरेक्ट पेमेंट कर दो ना 2,000 रुपए उसको। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका जीएसटी का वैल्यू भी कम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात, ये मैं हूं, लेकिन तू मुझे एडवाइस दे रहा है, ये मुझे अच्छा लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा लगा मुझे। लेकिन फिर मैंने उसको पार्ट पढ़ाया। मैंने कहा एक इधर से तू जितना भी स्मार्ट हो जा, लेकिन मैं सीए हूं। ठीक है ना? यहां पर आता है हमारा सेक्शन 15(2)(b। वो कहता है कि जहां पर भी जो भी मैंने इनकर किया है खर्चा, जिसके लिए मेरा सप्लायर लायबल है, ये मेरे लिए सप्लायर है और मैं उसका रेसिपिएंट हूं। और रेसिपिएंट इज, जिसमें रेसिपिएंट ने पेमेंट की है, जिसके लिए सप्लायर इज लायबल टू पे। जहां पर सप्लायर को पे करना चाहिए था, मैंने पे कर दिया, उसको वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो यानी कि इसके तहत वो हमारा 2,000 रुपए ऐड कर देंगे, और हमारा जो वैल्यू होगा वो 12,000 ही बनेगा। चाहे आप मेरे को टैक्स इनवॉइस कितना भी दो, कितने का भी इशू करो, 12,000 ही बनेगा, और उसके हिसाब से ही आप जीएसटी देंगे। समझ में आ रही है? उसके हिसाब से ही मुझे जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको। समझा या नहीं समझा? मान लो कि 10% एक रकम है, तो यानी कि 1,200 रुपए मेरे को जीएसटी का भरना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी? जल्दी से बोलो। 12,000। तो क्या ये स्मार्टनेस चली? तो नहीं चली ना। समझ में आया नहीं आया? तो यहां पर क्या बात होगी? 15(2)(b क्या बोलता है? कहता है कि कोई भी ऐसी पेमेंट जिसके लिए लाइबल है, कौन पे करने के लिए? सप्लायर मेरा था पे करने के लिए, बट मैंने पे कर दिया उसके बिहाफ पर।
तो जितना मैंने पे किया है उसको इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू में। बोलो बात समझा या नहीं समझा? वरना प्लानिंग हो सकती है नहीं हो सकती है सबकी? मतलब 10,000 के ऊपर तो जीएसटी भरता हो खाली। बस 10,000 रुपए के ऊपर ही जीएसटी सुनील सर पे करते हैं उसको, सामने वाले को। ठीक है, लेकिन अब क्या कितने पे करना? 12 का 1200 पर ही पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या ये दोनों के दोनों सब इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 और क्लॉज ए और बी समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है? ए में बोला सारे के सारे टैक्सेस को इंक्लूड कर दो अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी सेस, और दूसरा क्या बोला कि थर्ड पार्टी पेमेंट अगर कोई है, यानी कि थर्ड पार्टी को पेमेंट किसको करनी थी? सप्लायर को करनी थी। और पेमेंट की किसने है? रेसिपिएंट ने पेमेंट की है, तो वैल्यू में जुड़े। क्या बात यहां पर क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। कोई सी भी चीज आप थर्ड पार्टी, कोई सी भी चीज आप अगर इसमें लेते हो तो उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें सप्लायर को पे करना चाहिए था और आपने पे कर दिया उसके बिहाफ पर। ठीक है, क्योंकि वो उसकी सप्लाई सर्विसेज का पार्ट बन जाता है या फिर उसकी सप्लाई का पार्ट बनता है, और आपने पेमेंट किया तो मतलब क्या, फिर उसकी सप्लाई की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते हो। समझ में आया या नहीं आया बोलो ना? चलो चले अगले पे, सी पे चले। सी पे हम बात करते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का क्या मतलब है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया कि एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, लिखो पहले लिख लेते हैं, एनी इंसिडेंटल expenses charged by the supplier and any amount charged for anything done by supplier. Anything done by supplier at the time of supply or before the supply. कब हो रहा है? At the time of supply or before the क्या मतलब हो गया यहाँ पर? करो एग्जाम्पल के साथ, सभी चीजों का एक सटीकता से एग्जाम्पल दिया जाएगा। अभी रक्षाबंधन गया, रक्षाबंधन गई, क्या आपने स्वीट पैलेस अग्रवाल स्वीट से जाके मिठाइयां खरीदी? बोलो ना। या हल्दीराम पर जाके मिठाइयां खरीदी? बोलो यस, खरीदी होंगी। अब जब आप वहां पर मिठाइयां खरीदते हैं तो इस मिठाई के बॉक्स में मिठाइयां जाती हैं ऐसे ऐसे, ये काजू कतरी ऐसे लगी होती है कि नहीं? देखो बॉक्स लगा, उसके ऊपर बॉक्स से पैकिंग हो गई। अब पैकिंग होने के बाद आपने क्या कहा, सर इसे पैक कर दीजिए अच्छे वाले बॉक्स में। ये वाला बॉक्स नहीं, कौन सा बॉक्स? एक बेहतरीन वाला अच्छा बॉक्स, अच्छा सुंदर सा दिखने वाला बॉक्स, दूसरा बॉक्स लगाओ, प्रीमियम बॉक्स। उसने बोला कि सर इसके हम आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हमने कहा लेना, चार्ज कर, ये किसी खास के पास जाने वाला है। ठीक है ना? समझे या नहीं समझे? तो यहां पर क्या हुआ, 50 रुपीज आपने क्या दिए सप्लायर को एक्स्ट्रा, रेसिपिएंट ने, किस चीज के लिए? डब्बे के लिए। और गिफ्ट मतलब उसको जो ऊपर से पन्नी वन्नी चिपकाएगा उस सब चीजों का सही से 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया उसको। क्या चीज करने के लिए दिया उसको? बोलो ना। ये जो मिठाई ली आपने ली 800 रुपीज की। ठीक है, 800 रुपीज की आपने मिठाई पैक करवाई और उस पर आपने 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए किसको, या फिर मान लो 100 रुपीज, और ये 1000 रुपए की मिठाई। कोई बात नहीं, काजू कतरी रखी हुई है उसके 800 में कैसे? 1000 की मिठाई, 1000 की मिठाई और 100 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए किस चीज के?
बोलो ना, बॉक्स के उसके बॉक्स के दिए, ठीक है। तो क्या इस वैल्यू को, बॉक्स की वैल्यू को वैल्यू में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जाएगा। बिल्कुल जोड़ा जाएगा, और जो रेट इस पर लगता है ना, वही रेट इस बॉक्स पर भी लग जाएगा। लेकिन ऑल्दो अगर बॉक्स, ये जो सप्लायर है वो किसी बॉक्स वाले से बॉक्स खरीद कर लाया है, समझ में आ रहा है, ये जो बॉक्स खरीद कर लाया होगा ये भी किसी से, तो उसने बेशक किसी और रेट पे दिया होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सप्लाई में जैसे ही ये इंक्लूड, सप्लाई का पार्ट बन गई, तो यानी कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनते ही जो रेट मिठाई पर लगने वाला है, उसी रेट पर जीएसटी। बोलो ना, बात समझा या नहीं समझा? लेकिन हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि वैल्यू क्या निकलेगी। अब एक बात बताओ, वैल्यू निकलेगी क्या? वैल्यू हो जाएगी 1100 की या 1000 रुपए की? यस सर, 1100 भी। 1100 हो जाएगी। कौन सा सेक्शन बात करता है? सेक्शन यहां पर बात करेगा 15 15 टू 15 सी। 15 टू सी क्या कहता है? कहता है कि एनीथिंग डन बाय सप्लायर in extra for which he has charged from the recipient। उसने कुछ ना कुछ चार्ज किया है कुछ एक्स्ट्रा करवाने के लिए, या फिर आपने कुछ एडिशन उसमें करवाया है अपनी मर्जी से और आपने पे किया है कुछ एक्स्ट्रा, वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। जैसे कि ज्वेलरी, ज्वेलरी के टाइम पे आप लेते हो तो आपने बोला कि इसको अच्छे से रैप करना है, इसको अच्छे से ये करना, पैकिंग करना, ये करना, वो करना, उसका खर्चा देते हो। और उसको फिर यहां से लेके जाने का भी खर्चा देते हो कि भाई यहां से ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचा दियो हमारे यहां पर। अरे बोलो ना, यस सर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो सब कुछ मिलाकर वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि सब कुछ का, और वो कहता है कि मैं पूरा टोटल में मिलाकर आपसे 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, पूरा का पूरा वैल्यू में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कुछ आ भी जाएगा सर। एक्स्ट्रा अगर आप करवाओगे, आपने बोला कि भाई इसकी अच्छे से पैकिंग करना, इसके बॉक्सेस को अच्छे से पैकिंग करना, इसको ऐसा करवा देना, अच्छा इसको मोल्ड करो, इसको ऐसा करो, उसको वैसा करो, अच्छा यहाँ पर ये सोने के कंगन है, ठीक है, इस पर डायमंड लगा दो, अरे बोलो ना, इसको ऐसा कर दो, तो वो गुड्स में जो भी एडिशन करोगे उसका पार्ट बनेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलो, अब हम बात करते हैं किस चीज का। यस सर। बैक टू बैक हमने क्या क्या चीज पढ़ ली। सेक्शन 15(1) क्या कहता है? बोलो ना। 15(1) कहता है कि भैया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको मानेंगे, यानी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम क्या, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मान लेंगे अगर वो नॉट रिलेटेड पार्टी के बीच में है, या फिर और एंड, ये दोनों चीजें तो होनी चाहिए ना, कंसिडरेशन है। ये दोनों चीजें फॉलो, एंड एंड और सोल कंसीडरेशन है, ठीक है ना। और फिर यस सेक्शन सर। 15(2) क्या कहता है? कुछ एडिशन और इंक्लूजन के बारे में बात करता है 15(2). इंक्लूजन और एडिशन की बात हाँ, करता है। 15(2) ए क्या कहता है? इसमें कितने हैं? ए बी सी 3, ए बी सी डी ई, यानी कि कितने हो गए? पूरे के पूरे 5। 5 उंगलियां खोल देना अपनी, जैसे ही 15(2) यस पे सर। आओगे 5 उंगलियां खुल गई, तो यानी कि 5 के 5 होंगे। ए बात करता है ऑल टैक्सेस की, सारे के सारे टैक्सेस इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट, बोलो ना, जीएसटी और जीएसटी जीएसटी एंड जीएसटी सेस। दूसरा बोलता है, बात क्या बोलता है? दूसरा थर्ड बात क्या पार्टी बोलता है? पेमेंट। कहता थर्ड पार्टी पेमेंट, कहता तीसरे बंदे को किसी को भी पेमेंट करने के लिए, अगर रेसिपेंट ने पेमेंट किया जिसमें सप्लायर इज लायबल टू पे। थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है यस सर। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कुछ भी एक्स्ट्रा आपने काम कराया है और सप्लायर ने आपसे चार्ज किया एक्स्ट्रा वहां पर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और उससे बिफोर सप्लाई भी अगर आपने पेमेंट किया, देखो एट द टाइम है उस समय आपने करवाया हो, या फिर उससे पहले भी आपने उसके लिए कुछ पे किया है एक्स्ट्रा करवाने के लिए उसमें। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कि उसकी अच्छे से यस पॉलिश सर। कर देना, इसको ये वाले कलर में कर देना, इसमें अगर वो नहीं है तो सर आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, हाँ मैं जमा कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, तो वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट बन जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आया या नहीं? चलो, आ गया सर। चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डी की। डी क्या कहता है? डी कहता है कि इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी, इंटरेस्ट लेट फीस पेनल्टी फॉर डीले पेमेंट। किसके लिए? डिले पेमेंट। ऑफ कंसीडरेशन,
कंसीडरेशन, डिले पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के डिले पेमेंट के लिए, यानी कि जब हम डिले पेमेंट करते हैं, जब रेसिपिएंट डिले पेमेंट करता है सप्लायर को, तो सप्लायर अगर कुछ उससे लेट फीस चार्जेस लेता है और पेनल्टी लेता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो ना, पेनल्टी लेता है या फिर कुछ लेता है, तो उसको क्या मानेंगे, क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, बोलो ना, बनेगा सर। बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब सप्लायर ने मान लो रेसिपिएंट पर भरोसा करके बोला कि भाई तेरे को 15, रेसिपिएंट आया हाथ जोड़कर कि साहब मेरे पास पैसे नहीं है पर मुझे एक रोटी, मुझे क्या बंस दे दो या मुझे कुछ खाने को दो, उसने खाने की एक प्लेट लगा के दी उसको और उसने बोला मेरे पास अभी पेमेंट के लिए पैसा नहीं, मैं 15 दिन में आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। अब जब 15 दिन में, तो इसने क्या कहा कि 15 दिन में इस प्लेट की कीमत है 100 रुपया, अगर 15 दिन में तूने नहीं दिया तो 10 रुपये तेरे को देना पड़ेगा 15 दिन के बाद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसने 17वें दिन में पेमेंट की तो इसने कितनी पेमेंट की होगी, 100 रुपये तो ये पेमेंट किया होगा, और 10 रुपये किस चीज के पेमेंट किए होंगे, बताओ ना, उसको वैल्यू क्या लगी होगी 10 रुपये की, अरे बोल दो, पेनल्टी का या लेट फीस का, लेट पेमेंट का। अब एक बात बताओ, यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, 100 रुपीज की, तो क्या ये जो 100 रुपीज है टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या सर जीएसटी इसी पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा जीएसटी, ठीक है। सर ये जो पार्ट लेट फीस का दिया गया है, इंटरेस्ट का दिया गया, क्या ये वैल्यू की पार्ट बनेगी, यस ये वैल्यू का पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, इसमें 10 रुपए जोड़कर फिर हम यहां पर 110 पर जीएसटी लगाएंगे, ना बाबा ना, अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसको हमेशा और हमेशा मानकर चलेंगे कि ये क्या है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अरे बोलो ना, एक तो पेनल्टी लिया, आप पेनल्टी पर आप सामने वाले से बोलोगे कि जीएसटी भी भर देगा क्या, पेनल्टी देगा क्या वो आपको, नहीं, नहीं देगा। तो यानी कि आप क्या बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे गवर्नमेंट को कि मैंने उससे पेनल्टी का पैसा तो मैंने लिया ना, वो तो मेरा पेमेंट है, आपको क्या इससे, वो गवर्नमेंट क्या बोलेगी आपको, ये 15 टू, बताओ ना, डी पढ़कर आना चाहिए ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसके तहत आप कुछ अगर पेनल्टी चार्ज करते हैं या लेट फीस चार्ज करते हैं, किसके लिए लेट फीस, किसके लिए भाई, पेमेंट लेट करने के लिए, तो वो वैल्यू का पार्ट बनता है। तो मतलब क्या रहा है कि मतलब क्या, फिर मैं ये 10 रुपए इसमें जोड़ दूं और फिर मैं 110 पर, मतलब 10 रुपए पर भी जीएसटी मांगू, चलो 100 रुपए पर तो देगा वो तो मना नहीं करेगा, लेकिन क्या 10 रुपए पर भी वो जीएसटी देगा, तो कहता मुझे मतलब नहीं है, अगर देता है तो ठीक, नहीं देता तो तू इसको इंक्लूसिव मान और अपने वैल्यू में जोड़ दे। तो वैल्यू में कितनी जुड़ेगी जल्दी बताओ ना, इसको इंक्लूसिव माना जाएगा, इंक्लूसिव माना जाएगा, मतलब अगर मान लो टैक्स जीएसटी का रेट 10% लेके चलते हैं तो 10/110% हो जाएगा क्या, ये बोलो ना, यही होगा ना, कितना निकलेगा बताओ जल्दी से, बता दो जल्दी से, 10/110%, 1.1 आ रहा है क्या, तो ये तो 0.9, 0. हाँ ठीक है 10%, 0.9 आ रहा है, तो 0.90 यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी, अगर कुछ नहीं लिखा तो, लेकिन अगर लिखा है कि पेनल्टी पर, फिर इसको इंक्लूड करेंगे इसमें, बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी 100.90, समझ गए क्या, 100.90 पे लगाएंगे फिर GST बिल्कुल, दोबारा, ठीक है सर। गलत कर दी, गलत, ये आएगा आपका 100 आएगा ना, ये मतलब सीधा सीधा परसेंटेज करो ना, हमें तो वैल्यू चाहिए ना, मैंने टैक्स बता दिया आपको, वैल्यू बताओ ना, प्लस आ जाएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी 110%, 9 आएगा सर, 9 आएगा ना, तो 9 आएगा तो कितना आ जाएगा 109 पर, तो अब 109 पर जीएसटी लगेगा कितना, बोलो 10% के हिसाब से 10 पॉइंट, ठीक है, 9 समझ में आया क्या, बोलो ना, सर। तो यानी कि कितना आ जाएगा, बोल दो,
पॉइंट्स में आएगा ना वैसे तो। आपने पॉइंट कंसीडर नहीं किया क्या? ये आ जाएगा ना अपने आपने पॉइंट कंसीडर नहीं किया क्या? 9.0 सर 9.09 है। हाँ 9.09 है ना, ये यही है ना, यस सर 9.09, 9.09, 9.09। हाँ 09, और इस पर फिर जीएसटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब मेन यहाँ पर दो चीजें मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पर ये मैंने नोटिफिकेशन की क्लैरिफिकेशन बताई है आपको कि इसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी माना जाएगा यहाँ, लेकिन 15(2) जो बोलता है, 15(2)D क्या बोलता है, वो कहता है कि भाई लेट फीस और इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी चार्ज करते हो अगर पेमेंट लेट करने के लिए आप अपने रेसिपिएंट से, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कितना इंक्लूड करना पड़ेगा वो भी मैंने बता दिया आपको, ये इंक्लूसिव माना जाएगा हमेशा, अगर कुछ नहीं बताया तो। ठीक है, यस सर ठीक है। चलो अब बात करते हैं, क्या ई भी है यहाँ पर? यस, ई क्या बात करता है वो? सब्सिडी की बात करता है। किसकी बात करता है? सब्सिडी की बात करते हैं। कहते हैं सब्सिडी भी इंक्लूड की जाएगी, लिंक्ड टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। सब्सिडी कौन सी है? लिंक्ड टू द प्राइस बाय पर्सन अदर देन गवर्नमेंट। यानी कि मान लो क्या बात कर रहे हैं हमने बोला जेके एंड सन्स, ये क्या बनाते हैं? ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, एचयूएफ। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये नोटबुक बनाते हैं, जैसे क्लासमेट्स की नोटबुक होती है, ऐसी एक नोटबुक बनाते हैं। अब नोटबुक को क्या स्कूल्स में दे रहे हैं? अब रिलायंस कंपनी क्या करता है, ये नोटबुक को बनाने के बाद वो कहते हैं कि इसको जो बेचेंगे ना मार्केट में, हम इसको बेचेंगे 100 रुपया में। समझे क्या? 100 रुपया में हम इसको बेचेंगे। तो यहाँ पर रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला कि 100 रुपए की चीज, मतलब स्कूल्स में 100 रुपए की चीज, मतलब बच्चों को अफोर्ड करने के लिए मुश्किल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल होगा। तो एक काम करो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं आपको सब्सिडी देता हूँ। मैं क्या दे रहा हूँ आपको? सब्सिडी। मतलब पर यूनिट पर मैं आपको 30 रुपए अपनी पॉकेट से दूंगा। आप सामने वाले से कितना चार्ज करेंगे, एक बात बताइए? 70 रुपीज। ठीक है, तो क्या ये सब्सिडी जो दी गई है, सब्सिडी जो मिली है, वो किससे मिली है? गवर्नमेंट से मिली है, अदर देन गवर्नमेंट से मिली है? अदर देन गवर्नमेंट से। क्या इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? क्या ये लिंक्ड टू द प्राइस है या नहीं है? बिल्कुल है। इसको प्राइस से लिंकिंग हो गई ना, इसकी लिंक टू द प्राइस हो गया। तो जैसे ही प्राइस से लिंक होगी, क्या इसको इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बोलो ना। यस, 15(2)E में बोला गया है कि सब्सिडी गिवन बाय पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, इसकी जगह अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी दी होती तो कितनी वैल्यू होती? तो 70 ही होती या नहीं होती? बोलो ना। 70 ही यही है, बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है किसको? इलेक्ट्रिक व्हीकल को सबसे ज्यादा। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल लो, और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर मैं आपको यहाँ पर सब्सिडी देकर चलूंगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मान लो यहाँ पर 7 लाख रुपए की आ रही है, और गवर्नमेंट कहती है मैं यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए की सब्सिडी देकर चलूंगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे, जल्दी बताओ? 5 लाख लेंगे। वैल्यू 5 लाख ही ली जाएगी, और 5 लाख पर ही जीएसटी निकाला जाए। बोल दो ना, समझ में आया या नहीं? ठीक है, और वो भी ये क्या पूरा पूरा सीधे सीधे लिंक्ड टू दी प्राइस है या नहीं है? बता दो ना। प्राइस से लिंक्ड है सर। बिल्कुल प्राइस से लिंक्ड है कि नहीं? तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने दिया है, अदर देन
गवर्नमेंट अगर देती है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है सर, अगर कोई सब्सिडी लिंक्ड टू दी प्राइस नहीं होगी तो उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, सिंपल है कि नहीं? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्या 15(1) समझ में आ गया? 15(1) क्या कहता है, जल्दी से बता दो, याद होता चला जाएगा साथ साथ में। ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही मान लेंगे। ट्रांजैक्शन वैल्यू को वैल्यू क्या दो चीजें इंक्लूड करनी पड़ेगी इसमें? तो यार पहली बात तो रिलेटेबल पार्टी नहीं होनी चाहिए, रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, एंड प्लस दूसरा ये सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं निकला तो फिर हम किस में जाएंगे? रूल्स में जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं है? नहीं 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 नहीं, 15(2) तो इंक्लूजन की बात करता है, समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इससे अगर वैल्यू से नहीं निकला, वैल्यू 15(1) से वैल्यू नहीं निकली, या तो वो रिलेटेड पार्टी निकल गए या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर किस में जाएंगे हम? रूल्स में जाएंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? रूल्स में वैल्यूशन पे जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा 15(2). 15(2) में कितनी उंगलियां? 5। पूरे का पूरा हाथ खोल देना, 5 उंगली पूरी, ABCD और E। अच्छा, ए क्या बोलता था? ऑल टैक्सेस के बारे में बोलता था, इंक्लूड किए जाएंगे। दूसरा बोलता था बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा क्या बोलता था? थर्ड पार्टी पेमेंट की बात करता था, थर्ड पार्टी पेमेंट, ये जिसपे कौन लाइबल है पे करने के लिए? सप्लायर लाइबल है, बट पे किसने किया? सप्लायर लाइबल है पर रेसिपिएंट ने पे कर दिया। लॉजिक है नहीं है बात में? लॉजिक के साथ ही है। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है? कहता है एनीथिंग एक्स्ट्रा अगर कोई चार्ज कर रहा है, कौन? सप्लायर। किससे? रेसिपिएंट से, कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, लेकिन सप्लाई के बाद अगर चार्ज करता है तो क्या वो इंक्लूड होगा या फिर वो सेपरेटली कंसीडर किया जाएगा? सॉरी, तो उसको सेपरेटली लेंगे ना, ऑब्वियसली वो दूसरी सप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना, इसका पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा, डी की बात करते हैं, नहीं बनेगा। डी की बात करते हैं। डी क्या बोलता है? इंटरेस्ट और लेट फी के ऊपर था। बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर न चार्ज की है फॉर लेट कंसिडरेशन के लिए, तो वो भी टैक्सेबल वैल्यू में इंक्लूड होगा। और इसमें, इसके केस में एक बात और क्या है, याद रखोगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा, जो भी प्राइस मिलेगा आपको इंक्लूसिव। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई कब निकालेंगे उसका, याद आ रहा है क्या कुछ? इंटरेस्ट और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई 12 बता दो ना, इंटरेस्ट और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई 12(6) था और 13(6) तो सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या बोलता था वो? कि जब आपको पेमेंट मिलेगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट जब मिल जाएगी तभी ना, तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई में आएगा। अरे बोलो ना, क्या लिंक हो रहा है चीजें दोनों एक दूसरे से? चलो, सी की क्या बात कर रहे हैं हम? सी बता दो। सब्सिडी की बात करता है, लिंक्ड टू दी प्राइस पेड बाय अदर देन गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं किस चीज की? 15(3) की बात करते हैं, 15(3) की बात करते हैं। और 15(3) यहाँ पर क्या बोलता है, इसी से बता। 15(3) यहाँ पर क्या बोलता है? 15(3) बोलता है कि डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट। इसके बारे में बात करता है, डिडक्शन ऑफ बताओ ना, डिस्काउंट। 15 बात करता था वैल्यू, 15(1) बात करता था वैल्यू क्या है, 15(2) इंक्लूसिव वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होगा उसके बारे में बात करता था। 15(3) किसके बारे में बात करता है? क्या रिड्यूस होगा एज अ डिस्काउंट? अरे बोलो ना, डिस्काउंट यानी कि मतलब क्या? डिस्काउंट मतलब सामने वाले सप्लायर ने अगर रेसिपिएंट को डिस्काउंट दे दिया अपनी मर्जी से, तो क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी ये तो तूने अपनी मर्जी से दिया, मुझे तो उस पर चाहिए टैक्स, मुझे तो सेम जो तूने पहले बोला था उस पर टैक्स चाहिए? अरे बोलो ना, एक रेगुलर कस्टमर आता है आपके पास, सप्लायर आ गया और रेसिपिएंट, ठीक है, और सप्लायर कहता है कि नॉर्मली डिस्काउंट कब देता है, जल्दी से बताओ ना। या तो ये वाला पर्सन जो है इससे रेगुलर सामान खरीदता है, मतलब रेगुलर कस्टमर हो सकता है उसका, या लॉयल कस्टमर हो सकता है उसका, या फिर वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है उससे। अरे बोलो ना, तभी डिस्काउंट देगा। तो जब इसने प्राइस को डिस्काउंट दिया
दूसरों को अगर देता है तो 1 यूनिट देता है तो 100 रुपए का बेचता है, लेकिन ये रेगुलर खरीदता है या फिर उससे करता है, इसको वो प्राइस चार्ज करता है सिर्फ 90 रुपीज। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट ये बोलेगी कि नहीं नहीं तू तो दूसरों से 100 रुपए चार्ज करता है और इससे 90 रुपए चार्ज करता है, तो यहाँ पर तेरा 10 रुपए का डिस्काउंट कुछ नहीं चलेगा मेरे लिए, तो उसको भले ही दे, बट यहाँ पर मेरे लिए जो तेरी वैल्यू लेकर चलेंगे, हम 100 रुपए लेकर चलेंगे और उस पर तेरे को 10 रुपए, तू 9 रुपए मेरे को दे रहा है, मेरे को 10 रुपए चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट बोल सकती है? नहीं भाई, ये मार्केट का रूल है। धंधा कैसे करेगा इंसान? आजकल तो सारा हर एक चीज ही डिस्काउंट पर है। अरे बोलो ना, बिना डिस्काउंट के कोई चीज दिखती है कि सेल परचेज में? तो यहां पर अब मैंने सामने वाले से जितना चार्ज किया उतने पर ही तो जीएसटी लूंगा, उससे ज्यादा पे क्या मैं अपनी पॉकेट से भरूंगा क्या सर? समझ में आया? तो इसीलिए ये वाला 15(3) बोला कि रिलैक्स करो, हम दे रहे हैं आपको बेनिफिट, लेकिन यहाँ पर हम कुछ बात करके चलेंगे, उसको मानना पड़ेगा। हमने कहा चलो ठीक है, क्या बात है, एक बात बताओ। मैं बोला देखो, एनी डिस्काउंट, साथ में लिखो, कौन सा डिस्काउंट हम डिडक्ट करने देंगे आप? कहता है एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है क्या? डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू। क्या बोला यहाँ पे? तो ठीक है, अपना माइक एक बार बंद कर लेना जरा, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, एनी डिस्काउंट गिवन बिफोर और आफ्टर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के टाइम पर या फिर उससे पहले अगर कोई भी डिस्काउंट दे दिया गया है तो उसको डिडक्ट करने देंगे। अगर आपने बोला कि सप्लाई मैंने कर दिया और बाद में मैंने डिस्काउंट दिया, हा हा हा, तो आपको कुछ और फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? देखो, कहता है कि दूसरा क्या चीज हो जाएगा, एनी डिस्काउंट। बताओ कर सकते हो डिडक्ट या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने पहले ही डिस्काउंट उसको दे दिया है, सप्लाई करने से पहले आपने उसको डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है, या फिर उसके एट द टाइम ऑफ सप्लाई आपने डिस्काउंट दिया, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिडक्ट कर लो। यानी कि वैल्यू में कैसे बनाओगे इनवॉइस? टैक्स इनवॉइस कैसे बनाओगे? वैल्यू, ठीक है, 100 रुपए लेस डिस्काउंट 10 रुपए, 90 हो जाएगी, ये हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में आ जाएगा हमारा प्लस 10%, सपोज करो लेके चलते हैं तो 9 रुपए, और आपको पेमेंट करनी है सर 99 रुपीज। बोलो, टैक्स इनवॉइस बनाना आया या नहीं आया? यस। एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, क्या बोल रहे हैं हम? एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, अगर कोई भी आफ्टर सप्लाई कोई डिस्काउंट है के केस में क्या करेंगे हम? दो चीजें हैं, या तो क्या होता है वो कि अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। क्या है ये? जब हम सप्लाई कर रहे थे तब उस पर वो टर्म्स एग्री की गई थी। समझ में आ रहा नहीं? आ गया? एग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। भाई जब सप्लाई कर रहे थे ना, तब हमने ये टर्म्स डिसाइडेड थी, तब ये हमारी टर्म्स डिसाइडेड थी कि ये वाला डिस्काउंट हमको मिलेगा। जैसे कि मतलब क्या कह रहा है कि एक सप्लायर है और एक रेसिपिएंट है, वो आया कुछ माल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए सप्लायर से। इस सप्लायर से उसने बोला 100 क्वांटिटी में, नहीं 1000 क्वांटिटी इसने खरीदी, और 1000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 100 का उसने खरीदा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस। अब सप्लायर ने एट द टाइम ऑफ सप्लाई बोला, कह रहा है भाई साहब सुनो, हमारे यहाँ एक स्कीम चल रही है, जैसे आपने सुना होगा मॉल वगैरह में भी एक स्कीम चलती है कि आप अगर यहाँ पर 5000 तक एक महीने के अंदर 2000 या 5000 10 दिन के अंदर, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अगर 10,000 की शॉपिंग कर लेते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस। तो उसने बोला कि अगर आप आने वाले 10 दिनों में मुझसे 10,000 क्वांटिटी खरीद लेंगे का ऑर्डर मुझे दे देंगे या फिर 10,000 क्वांटिटी मुझसे खरीद लेंगे तो आपको मैं 100 की जगह ना ये @90 चार्ज करूंगा। 90 मतलब 1000 से ऊपर या सभी के लिए चार्ज करूंगा। समझ में आया या नहीं आया बोलो? क्या ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई कंडीशन पता थी या नहीं पता थी? यस। क्या अग्रीड अपॉन हुआ था इस पे या नहीं हुआ था? बिल्कुल दोनों ने एग्री किया था कि ठीक है, अगर मैं 10,000 से ऊपर खरीद लेता हूं तो आप मुझे डिस्काउंट दे देना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक ये 10,000 की क्वांटिटी पूरी नहीं कर देता तब तक तो वो उसको 100 रुपए तक का ही टैक्स इनवॉइस देता होगा। अरे बोलो ना, बोल दो जरा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस। 1,000 इंटू 100 यानी कि क्या हो जाएगा? 1 लाख की पेमेंट हुई तो 1 लाख पर मान लो जीएसटी दिया कितना गया? @10%। 10% के हिसाब से ही मान लो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 10% के हिसाब से आ जाएगा 1,000 रुपए। नहीं, 10,000 रुपए। 10,000 आ गया। तो 10,000 आ गया तो कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ? 1,10,000 रुपए। तो इतना पेमेंट किया होगा 10,000 रुपए का। किसने किसको दिया होगा? इसने इसको दिया होगा और सप्लायर ने पेमेंट कर दिया होगा गवर्नमेंट को, और रेसिपिएंट ने उसका क्रेडिट ले लिया होगा या नहीं लिया होगा? जल्दी से बता दो ना। क्रेडिट बुक कर लिया होगा? यस, क्रेडिट बुक कर लिया होगा। क्रेडिट बुक कर लिया होगा मतलब यूटिलाइज कर लिया होगा। इसको कोई टैक्स की पेमेंट करनी होगी उससे वो क्या कर लेगा? रिड्यूस कर देगा आउटपुट को। इसे अगर कोई आउटपुट टैक्स की पेमेंट करनी होगी, आउटपुट यानी ये भी तो सेल कर सकता है ना किसी को, रेसिपिएंट। ये भी सप्लाई करता होगा किसी को और सामने वाले से जीएसटी चार्ज करता होगा, वो आउटपुट टैक्स है। और आउटपुट टैक्स से माइनस करेगा क्या? अपना जो क्रेडिट अवेलेबल हो गया उसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही था ना, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो एक बात बताओ, बिल्कुल। अब इसने गवर्नमेंट को जमा किया और सामने वाले ने उस चीज का क्या ले लिया? क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट ले लिया मतलब अपनी पेमेंट में से घटा लिया। तो क्या मतलब हो गया इसका? बताओ ना। क्रेडिट ले लिया तो क्या वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के खाते से डिडक्ट हो चुका है नहीं हो चुका? यस। मतलब फायदा तो हो गया ना इसको। तो इसको ये बोला गया कि जब ऐसा डिस्काउंट आपको मिलेगा बाद में, जब जैसे कोई क्राइटेरिया पूरा कर दिया आपने और आपको डिस्काउंट मिलता है बाद में, ठीक है ना, बाद में अगर आपको डिस्काउंट मिलता है तो आप वो डिस्काउंट डिडक्ट कर सकते हो वैल्यू में से। बट शर्त है क्या चीज? डिडक्शन जो है वो अग्री, जो ये डिस्काउंट था वो अग्री होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, अग्री है। और आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिपिएंट को यहां पर क्या रोल निकल के आता है? क्योंकि इसने आईटीसी बुक कर लिया होगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आईटीसी को रिवर्स कर भाई। रिवर्सल ऑफ आईटीसी होता है। समझ में आया नहीं आया? यानी कि तूने जितना यहां पर आउटपुट टैक्स कम किया था, आउटपुट टैक्स उतने से बढ़ा ले। यानी कि 9 के हिसाब से, अगर मैं बोलूं ये 90 के हिसाब से होना चाहिए था, बोलो ना। ये पड़ता 90 तो 90,000, 90,000 होता तो ये 9,000 रुपए होता। तो अपना 1,000 का आउटपुट मतलब तूने 1,000 का ज्यादा इनपुट ले लिया, तो 1,000 का जो इनपुट है उसको रिवर्स कर दे। समझ में आ रहा है? यानी कि आप तेरे, या दो तरीके हैं ना, या तो तेरे इनपुट में कुछ पड़े हुए हैं उसको रिड्यूस कर दे। बात सही है? अरे बोलो ना। इनपुट में मान लो उसका टैक्स पड़ा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो ले सकता है 10,000 का, तो इस 10,000 में से 1,000 रुपए कम कर दे। या 25,000 रुपए रखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या भाई 24,000 हो जाएगा, इसमें से कम कर दे। या फिर अपने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ा कि तूने पहले कम किया है। तो रेसिपिएंट को ये करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो ना। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। रेसिपिएंट ने ये करना चाहिए। और दूसरा क्या है? लिंक्ड टू दी इनवॉइस होना चाहिए। यानी कि सप्लायर जब डिस्काउंट उसको देगा, जैसे लास्ट इनवॉइस बनाएगा ना, वो मान लो 10,000 के बाद का इनवॉइस बना रहा है तो वो लिखेगा वहां पर कि डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना रहेगा। ठीक है, कैसे लिखेगा? जैसे 10,000 उसने क्वांटिटी पूरे कर दिए, 10,000 इंटू, जैसे ही हो गया ना 1,000 इंटू कितना था? 90 के हिसाब से चार्ज करेगा वो लास्ट वाली पेमेंट का। ठीक है ना? और बाकी का वो डिस्काउंट दे देगा, कहेगा कि 9,000 तूने पहले से खरीदा है मेरे से, उस पर 10,000 के 10 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट ले जा।
अरे बोलो ना, यस सर। यही तो होगा ना। जो अब लास्ट वाला जो 10,000 खरीद रहा है, लास्ट वाली क्वांटिटी, तो ये तो मतलब मान के चलो कि 10 लॉट खरीदता है वो, लॉट्स में 10 लॉट्स में उसने पूरे कर दिए 1,000 लेकर। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, है ना। तो 1,000 अभी लास्ट लॉट लेगा तो 1,000 इंटू 90 लगेगा उसको, क्योंकि 10,000 पूरे कर दिए उसने विद इन टाइम। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90,000 रुपए। और डिस्काउंट यहाँ पर कितना लगेगा जल्दी बताओ ना? 9,000 जो पहले वाले हैं इंटू 10 रुपए के हिसाब से, पहले के जो 9 लॉट थे, पहले के जो जी सर। है ना 9,000 के लॉट थे, 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा, तो कितना हो जाएगा? 90,000 देने की जरूरत है। अब ये जो है ना डिस्काउंट जो कर रहे हैं, इसको लिंक्ड टू दी इनवॉइस करना है। अब सप्लायर क्या करेगा, अपना अपना इनवॉइस जो उसने अपलोड किए हुए थे पोर्टल पे, उसको लिंक कर देगा कि उसका इनवॉइस नंबर डाल देगा कि इस इनवॉइस नंबर पर मैंने डिस्काउंट दिया है, इस इनवॉइस नंबर पर मैंने डिस्काउंट दिया है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, तो क्या यस ये सर। अलाउड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अलाउ हो जाना चाहिए ना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सप्लाई ये डिसाइडेड था। बोलो ना, क्या हो ये जाएगा सर, अलाउड क्या ये अलाउड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल अलाउड हो जाएगा सर। होगा। आई थिंक ये डिटेल में डिस्कशन चल रही है सही से एग्जांपल्स के साथ। यस सर। चलो, यानी कि कितना हो गया? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? डिडक्शन के नीचे लिखेंगे डिडक्शन इज अलाउड। अलाउड क्या चीज पूरा होना चाहिए? इट इज लिंक्ड टू द इनवॉइस करना पड़ेगा, लिंक टू द इनवॉइस करना पड़ेगा उसको, डिस्काउंट को। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी हैज बीन रिवर्स बाय द रिवर्स, आईटीसी रिवर्स बाय रेसिपिएंट। लिख दूं क्या? समझ में आया क्या? बोलो। आ गया सर। दूसरा क्या बात हो रही है यहाँ पर? दूसरी बात हो रही है कि नॉट अग्रीड पता ही नहीं था। बाद में जब पेमेंट के टाइम पे हम बोल रहे हैं चल यार डिस्काउंट कर लेते हैं ना डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं। नॉट अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जल्दी से बताओ ना, क्या है? डिडक्शन अलाउ करेंगे नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो फालतूगिरी है। सप्लाई वप्लाई सब नहीं कुछ हो गई, करेंगे सर, सप्लाई ये तो सर हाँ। और एट द टाइम ऑफ जानबूझ के सप्लाई करना के है। भी नहीं बात होता, और सप्लाई के बाद ये वाला कौन सा पढ़ रहे हैं हम? ये हम सप्लाई के बाद की डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। सप्लाई से पहले और एट द टाइम ऑफ सप्लाई के अगर डिस्काउंट है तो फिर अलाउ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये तो जेन्युइन है ना कि तू मेरे से सामान खरीदने आया है, या तो मैंने तेरे को पहले ही बुलाया, बोल दिया कि डिस्काउंट मिल जाएगा। समझ में आया? या फिर तू अभी आया तो अभी डिलीवरी से पहले पहले मैंने तेरे को डिस्काउंट करके दे दिया, पेमेंट वेमेंट सारी ले ली, तो कोई दिक्कत नहीं, डिडक्ट कर लो। लेकिन मैंने डिलीवरी सब कर दी, तेरे से पेमेंट ले लिया, फिर उसके बाद में बोल रहा हूँ नहीं नहीं लेके जा पैसे, तेरे को मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। ये कब होगा? ये होता है जब कोई ऐसा डिस्काउंट जो अग्रीड कर रहा है, क्योंकि अभी नहीं है डिस्काउंट। जब तू 10,000 क्वांटिटी खरीद लेगा तब मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा। ठीक है ना? तो यस सर। वो अलाउ हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आईटीसी सामने वाले को रिवर्स करना पड़ेगा अपना जितना भी उसने लिया। अच्छा, उसने फिर बोला कि नॉट अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दे रहे हैं और वो भी अग्री नहीं था। आफ्टर सप्लाई दे रहे हैं और वो भी अग्री तो नहीं ये हुआ तो था। अपनी वैल्यू कम करने के लिए कर ठीक है, रहा हूँ। हाँ बस। तो नहीं हुआ था क्या? ये फालतूगिरी यहाँ पर नहीं चलेगी। डिडक्शन नॉट, अरे बोल दो ना, समझा या नहीं समझा? क्या ये लिख लिया तुमने साथ के साथ? देखिए ऐसा सर। चलो ग्रेट, आ जाओ एक बार नोट्स में से। हाँ ये आपका अर्थ था। ये क्या हुआ?
देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सेक्शन यहाँ पर कौन सा सेक्शन है, कितने सेक्शन है इसमें, सिर्फ एक ही सेक्शन है, कौन सा, सेक्शन 15। और जो कि आपका सेक्शन 15 में जितने भी सब सेक्शन हमने पढ़ने थे वो पूरे हो गए हैं, 1 2 और 3, ये पूरे के पूरे सब सेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, और रूल्स कितने हैं, 27 28 29 30 31 31 से 32 32 से 33 34 35, ये सारे रूल्स आपको पढ़ने, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बोलो ना, ये सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आ जाओ जरा देख लें हम क्या क्या चीजें हैं। एजेंट की डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही पढ़ा दी थी, एजेंट वगैरह, फैक्टर, ब्रोकर का, ये कमीशन एजेंट, ये सारे अर्थिया वगैरह जितने भी होते हैं ये सारे एजेंट्स होते हैं। सेस मतलब पता ही है, सेस सेल मीन्स क्या, जो कौन से एक्ट के हिसाब से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कॉम्पनसेशन टू दिस, अरे कॉम्पनसेशन के लिए होता है ना जीएसटी सेस, किस लिए वसूलते हैं, कॉम्पनसेशन के लिए। कंसिडरेशन मतलब पता ही है कि अगर पेमेंट इन्वॉल्व है तो जिसने पेमेंट की है, अगर पेमेंट इन्वॉल्व है मतलब जी, कंसिडरेशन मतलब पेमेंट मेड इन मनी और अदरवाइज वगैरह में, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, इंट्रोडक्शन में कंसिडरेशन आपको पढ़ा दिया है, पढ़ लेना। फैमिली मतलब आपको पढ़ चुके हैं आप, यानी फैमिली मतलब जैसे मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बोला था ना, छोटी फैमिली, यहाँ पर कौन सी फैमिली है, छोटी फैमिली इंक्लूड है, कौन सा, स्पाउस, बच्चे और पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, जो कि होली और मेनली डिपेंडेंट है। यहाँ पे छोटी फैमिली है या फिर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है, बोलो ना, इंक्लूड किया जा रहा है ओनली इफ, जब वो क्या चीज है, जब वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, जब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलो, जब वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, गुड्स का मतलब तुम्हें पता है, और मार्केट वैल्यू का यहाँ पर मतलब समझना है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या चीज हो गया, मार्केट वैल्यू शैल मीन्स द फुल अमाउंट विच अ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू पे। मार्केट वैल्यू मतलब समझ में आया, वैसे जितने पैसे उसने देने हैं सप्लायर को, बस सप्लायर को, यानी मार्केट में जितने जितने के हिसाब से वो दूसरे कस्टमर से चार्ज कर रहा है ना, उसी को मार्केट वैल्यू बोलेंगे ना। फुल वैल्यू कितनी, मेन फुल वैल्यू कितनी है जो मार्केट में चल रही है, ठीक है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑर्डर टू पे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दैट गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ like and kind or about the same time or and at the same commercial level where the recipient and the supplier are not related। मतलब क्या हो गया, मार्केट वैल्यू किसको बोलेंगे, मार्केट वैल्यू मतलब अभी के टाइम पे मान लो मैंने आपको एक लैपटॉप बेचा, वो लैपटॉप बेचा मैंने आपको 60,000 रुपए का, ठीक है, और इसमें रैम भी ज्यादा थी, ये भी ज्यादा थी, मैंने एक डिस्काउंट, एक ऐसा कम प्राइस लगा कर दे दिया, लेकिन एट द सेम टाइम सेम कमर्शियल वैल्यू, यानी कि मैंने अगर आपको लैपटॉप दिया है मान लो किसका, लेनोवो का, तो उसके कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे कोई सा भी एक कंपनी है, सेम कमर्शियल वैल्यू जिसकी होगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कितनी वैल्यू का मेरे को मार्केट में पड़ रहा है, तो वो चीज क्या बन जाती है, एक मार्केट वैल्यू पड़ जाती है, बोलो ना, समझे या नहीं समझे, सेम काइंड की। सर मैं कोई एक प्रोडक्ट दे रहा हूं आपको, अब उसी की तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट, एक मैंने गोदरेज का कूलर दे दिया आपको, घर में जो रखते हैं ना प्लास्टिक कूलर, वो वाला आपको दिया, और उसी चीज में कोई और कंपनी बेच रही है सेम क्वालिटी की चीज, उसका प्राइस कितना है, उसको मान लिया जाएगा मार्केट प्राइस। अरे बोलो ना, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। मनी रेसिपिएंट मतलब क्या है, सप्लाई मतलब क्या है, समझ में आ गया, वाउचर मतलब क्या है, आपको समझ है। चलिए अब हम यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ चुके हैं हम, सब कुछ नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई है इसमें, मैंने बोला ना इसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये शरीर है सिर्फ। देखो 15 का सेक्शन 15 का क्या, ट्रांजेक्शन शैल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू, क्या बोल रहा है वो, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ, वैल्यू क्या मानी जाएगी, ट्रांजेक्शन वैल्यू मानी जाएगी, विच इज द प्राइस एक्चुअली चार्ज, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स एंड सर्विस और बोथ, ठीक है।
वेयर सप्लायर रेसिपिएंट नॉट रिलेटेड होने चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आएगी? आ गई सर। चलो दूसरा हम बात करता है एडिशंस की बात करता था। ए में बात करता है सारे के सारे टैक्सेस को इंक्लूड किया जाएगा, टैक्सेस ड्यूटी सेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा, सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा एक्सेप्ट क्या चीज बोलो ना, जीएसटी और जीएसटी सेस और जीएसटी सर इफ चार्ज सेपरेटली बाय दी सप्लायर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसको समझने में? नीचे कुछ एक चीज बोली गई है उसको समझो। इफ सप्लायर ऑफ द गुड्स पेज, सप्लायर ऑफ गुड्स पे करता है क्या मुनिसिपल टैक्सेस इन रिलेशन टू द गुड्स बीइंग सप्लाइड एंड बिल द सेम सेपरेटली, सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो कह रहा है कि भाई अगर म्युनिसिपल टैक्सेस मुझे पे करने पड़े हैं तुम्हारे गुड्स की वजह से और मैं तुमसे सेपरेटली उससे वो भी चार्ज कर रहा हूं, तो वो भी किसका पार्ट बन जाएगा? बोलो ना, वो टैक्सेस भी किसका पार्ट बनेगा? टैक्सेबल वैल्यू का। टैक्सेबल वैल्यू का। इन द सेम सिचुएशन इफ द सप्लायर पेज द म्युनिसिपल टैक्सेस बट डज नॉट चार्ज द सेम सेपरेटली वो चार्ज नहीं कर रहा है तुमसे, मतलब सेपरेटली बिल में उसने लिखा नहीं है ये म्युनिसिपल टैक्सेस आपको देने हैं, even then such tax will form part of the value of supply as the supplier would have factored such tax while computing the cost of, बोलो ना, cost of goods. Therefore in this scenario the municipal taxes need not be included again in value of supply। मतलब क्या है? अरे बोलो ना। वो कह रहा है कि अगर बिल में आपने सेपरेटली लिखा हुआ है कि ये म्युनिसिपल टैक्सेस का अलग से पेमेंट है तो वो तो वैल्यू का पार्ट बनेगा और उस पर भी जीएसटी आएगा। ठीक है, लेकिन आपने बिल में नहीं लिखा, सीधा वैल्यू लिख दी भाई 10,000 रुपए, तो भाई आपने जब वो किया होगा वो उसका फैक्टर भी चार्ज किया होगा ऑलरेडी या नहीं चार्ज किया होगा? बोल दो ना। करा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा चार्ज कर लोगे उस पर। ठीक है ना? कोई ऐसा सुधरा हुआ व्यक्ति होता है क्या कि भाई नहीं मेरे को कुछ कॉस्ट पड़ रही है और मैं कॉस्ट में नहीं जोड़ूंगा? बोलो नहीं सर। ऐसा फिर तो धंधा ही नहीं करना जाना फिर उसने, मतलब तू अपने पॉकेट से पे कर रहा है। चलो थर्ड पार्टी, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें? सब आ रहा है, सब आ रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई, कुछ भी उस सप्लाई के तौर पर पे कर रहा है। ठीक है, कौन पे कर रहा है बताओ ना? रेसिपिएंट पे कर रहा है, बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ने पे किया है, नॉट सप्लाई एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड, उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अरे इंक्लूड कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं ना, इंक्लूड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंक्लूड नहीं किया गया है। अरे बोलो इंक्लूड नहीं किया तो प्लानिंग तभी तो करेगा ना जब वो उसमें इंक्लूड नहीं करेगा और अलग से सेपरेटली पे कर देगा। सुनील सर याद आ रहा है? यस सर। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, आ जाओ चार्ट में। एक मिनट। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम आ गए हैं अपनी दूसरा लेक्चर लेने, किसका? वैल्यू ऑफ सप्लाई का। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अपनी चार्ट बुक में आ जाएंगे सबसे पहले, और चार्ट से पहले रिवाइज कर लेंगे कि जल्दी से फटाफट जो हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, चलिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के बारे में मैंने यहाँ पर चार्ट में बताया था आपको। सबसे पहले क्या बोला था? 15(1) सेक्शन कौन सा? सॉरी 15(1), 15(2) और 15(3), यही बात की थी हमने। 15(1) बात करता था ट्रांजैक्शन वैल्यू की, यानी कि किस वैल्यू पर हमें टैक्स लगाना है, किस वैल्यू पे हमें जीएसटी सामने वाले से लेना है। तो क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? जो भी सप्लायर एंड रेसिपिएंट, जो भी सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज किया है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो कुछ भी चार्ज किया है उसको मान लिया जाएगा वैल्यू है, और उस पर आप जीएसटी लेकर चलेंगे। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब दो कंडीशन आपकी पूरी हो जाएगी। दो कंडीशन कौन सी थी? कि सप्लायर और रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन कहां पे थी? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में लिखा हुआ था, बोलो ना। यस सर। यही था, ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ ईच अदर्स बिजनेस,
लीगली रिकॉग्नाइज एज ए पार्टनर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, दोनों में से कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, एक बंदा दूसरे में क्या है 25% से ज्यादा का वोटिंग शेयर रखता है, या फिर दोनों मिलकर किसी एक बंदे को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, या फिर इन दोनों को मिलकर कोई एक बंदा तो थर्ड पार्टी जो है वो कंट्रोल कर रहा है, या फिर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटेड पार्टी। अगर इसमें अगर आ जाता है तो फिर हम यहां पर कहकर चलेंगे कि 15(1) से हम उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं लेंगे एज अ वैल्यू। समझ में आ रहा है, नहीं समझ आया? यस। अच्छा, प्राइस इज फॉर सोल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि इसके अलावा और कुछ भी पे नहीं किया होना चाहिए। चलो 15(1) तो हमारा हो गया। 15(2) किसके बारे में बात करता था? 15(2) बात करता था इंक्लूजन के बारे में, और 15(3) बात करता था एक्सक्लूजन के बारे में। 15(2) बात करता था किसके बारे में? इंक्लूजन के बारे में। उसने बोला था कि कुछ चीजें हमें लेकर चलनी है, ए बी सी डी और ई। इसमें 5 की 5 उंगलियां खोल देनी थी, ए बी सी डी ई। सबसे पहला क्या बोलता था कि टैक्सेस अदर देन जीएसटी ऑन सेस को हमें इंक्लूड करके चलना है एट एनी टाइम फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कभी भी। दूसरा हमारा बात की थी हमने कि थर्ड पार्टी पेमेंट, हाँ, थर्ड पार्टी पेमेंट, यानी कि एनी थर्ड पार्टी पेमेंट वेयर सप्लायर इज लाइबल टू पे, यानी कि किसी भी चीज के लिए अगर सप्लायर मेरा लाइबल था पे करने के लिए और मैंने उसको पे कर दिया, दैट विल बी इंक्लूडेड, दैट कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन माय वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। समझ में आ रहा था ना वो पेप्सी वाला एग्जाम्पल? मैंने उसके लिए एडिशनली पे कर दिया था अलग से, तो उसको इंक्लूड किया गया था। अच्छा, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस प्लस एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर। क्या बोलते थे कि भाई अगर जब डिलीवरी ले रहे हैं तो हमारी कुछ फरमाइशें होती है, हमने बोला कि अरे इसको अच्छे से डब्बे में पैक करके दे, ठीक है ना, इसका इंस्पेक्शन करके दे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे कि अब मैं बताता हूं कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो कि एनीथिंग एक्स्ट्रा सप्लायर आपसे चार्ज कर सकता है। देखो यहाँ पे नोट्स में आएंगे तो देखेंगे हमें क्या, कमीशन। अगर कोई सप्लायर है, सप्लायर से आप बात करते हो, कहते हो कि यार मेरे को इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो कहता है मैं बेचता तो नहीं हूं पर मैं मंगवा दूंगा। बोलो ना, मैं बेचता तो नहीं हूं पर मैं क्या करूंगा, मंगवा दूंगा, बट मेरे को आपको एडिशनल कॉस्ट लगेगी क्योंकि जो एजेंट है वो पैसे लेने वाला है मुझसे। अरे बोलो ना, जो एजेंट है मैं उसको पैसे दूंगा, यानी कि सप्लायर किसी एजेंट को पैसे देकर वो खरीदेगा और फिर अपने पास माल मंगवाएगा और फिर रेसिपिएंट को देगा। तो सप्लायर ने जो भी एडिशनल पेमेंट की है किसको, एजेंट को, ठीक है, तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो यस बनेगा। अच्छा, अगर डायरेक्टली अगर इसने पे कर दिया होता तो भी क्या बनता वो पार्ट? यस बिल्कुल बनता, ठीक है। पैकिंग, उसने बोला कि कुछ स्पेशल पैकिंग करके दो, एडिशनल अमाउंट उसने चार्ज किया, किसने, सप्लायर ने, बन जाएगा उसका पार्ट। उसने बोला इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस देने हैं, तो क्या वो भी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बोलो, उसका पार्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जैसे कि हम बोलते हैं कि इंस्पेक्शन करके दो भाई इसका ना, अब मैं कोई मटेरियल उठा के लेके जा रहा हूँ वहां से, ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये है वो है, ऐसा है फलाना दिमाग है। मैंने कहा नहीं ऐसा मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने कोई एक इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, मेरे रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करेगा जो आप मेरे को सप्लाई करने वाले हैं। अब वो इंस्पेक्शन चार्जेस लेगा, तो इंस्पेक्शन चार्जेस लेगा तो क्या चीज हो जाएगा, जल्दी से बता दो ना, क्या वो वैल्यू का पार्ट बनेगा? कर देंगे सर, बिल्कुल। यानी कि अब सप्लायर ने करवा के दिया ना उसको, और उसके लिए उसने एडिशनल चार्जेस पे किए। अबेटमेंट चार्जेस, लोडिंग और डिजाइनिंग चार्जेस वगैरह, कुछ एडिशनल डिजाइनिंग बिफोर सप्लाई करवाना था उसको कि भाई ज्वेलरी हम ले रहे हैं तो इस डिजाइन का नहीं, इस डिजाइन का मोल्ड कर दो, उस डिजाइन का मोल्ड करो, अच्छा ये प्रोडक्ट को इस तरीके से मेरे को दो, ठीक है, कुछ भी एडिशनल किया तो हमने। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस, यानी एक जगह से लेके दूसरी जगह लेके जाने पर जो इंश्योरेंस करवाने का खर्चा है, क्या उसको भी वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा? बोलो ना, यस, वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। चलो सी हो गया। डी क्या बात करता था? डी बात करता था कि इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डीले पेमेंट, यानी कि अगर कोई भी डीले पेमेंट होती है और उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो क्या होगा उस इंटरेस्ट का, क्या वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन उसको इंक्लूसिव ऑफ क्या मानेंगे? इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस,
नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है तो उसको एक्सक्लूड करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट, जैसे कि रिलायंस कंपनी आपको कोई एक सब्सिडी दे देती है और आप कस्टमर को रिड्यूस प्राइस पे देते हैं, तो वो वैल्यू का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो ना, जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल बनेगा। अच्छा, वैल्यू एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, क्या बोल रहे हैं हम, वैल्यू एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, एक सेकेंड, वैल्यू एक्सक्लूड्स डिस्काउंट, यानी कि हमने कहा कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं और हम डिस्काउंट देना चाहते हैं, मैं सप्लायर, मैं डिस्काउंट देना चाहता हूं, क्या उसको वैल्यू में जोड़ूंगा या फिर गवर्नमेंट मना कर देगी? दो चीजें हमने पढ़ी थी, क्विकली हम रिवाइज कर लेंगे। दो चीजें, एक तो डिस्काउंट था ऑन और बिफोर दी सप्लाई, कहते हैं कि भैया ऑन और बिफोर सप्लाई अगर डील करने से पहले ही हमने तय कर लिया है तो उसको अलाउ कर देंगे हम डिस्काउंट, यानी इनवॉइस में मेंशन करो, इनवॉइस में मेंशन करो, रिड्यूस करो वो अमाउंट, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज थी, मैंने 20 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया है, अब 20 रुपए को मुझे लेस करना है और बाकी बचे हुए 80 पे मुझे जीएसटी चार्ज करना है। समझ में आया नहीं आया? यस। अच्छा, अब मैं अगर आगे बोलूं कि एक और चीज था कि भाई डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, अब उसमें दो कैटेगरी हमारी होती थी, याद आ रहा होगा, दो कैटेगरी होती थी। एक तो होती थी कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई मुझे पता था कि ये डिस्काउंट मुझे मिलने वाला है, ठीक है, ये ऐसा डिस्काउंट मुझे मिलने वाला है, ये मुझे पता था, ठीक है, सप्लायर और, हाँ, सप्लायर और रेसिपिएंट तो उसको अलाउ करते थे, लेकिन उसमें कंडीशन क्या पूरी करनी थी, कंडीशन बताओ ना, कि ये अग्रीमेंट के वक्त पता होना चाहिए और स्पेशली लिंक करना पड़ेगा आपको उस इनवॉइस को, एक एक इनवॉइस को आपको लिंक करना पड़ेगा कि आपने मटेरियल खरीदा, उस इनवॉइस को लिंक करके उसमें से रिड्यूस कर देंगे वो वैल्यू, और फिर सामने वाला रेसिपिएंट जो है उसको अपना क्या, आईटीसी को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, याद आ रहा है, आईटीसी को रिवर्स कर देगा। अच्छा, लेकिन अगर वो पता ही नहीं था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई वो पता ही नहीं था, तो क्या उसको रिड्यूस करने देंगे? ना बाबा ना, उसको रिड्यूस करने नहीं देंगे। बोलो क्लियर हो गई क्या बातें यहाँ पर? मेरे ख्याल से सारा रिवाइज हो गया अच्छे से, हो गया था। वैल्यूएबल चीज है ये चार्ट, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको रिवाइज करने में। ऐसा चैप्टर जल्दी निपटवा देगा ये पेपर के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा आप में को मैंने यही बोल कर चल रहा हूँ आपको, जो आपने ये बुक ले रखी है, बुक में जितनी भी चीजें हैं आप एक बार खत्म कीजिए उसको, एक बार पढ़ लीजिए उसको, एक बार पढ़ने के बाद पूरी बुक के अंदर घुसने की बार बार जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा ये मेरे चार्ट पे आना है और चार्ट से ही आपको रिवाइज करना है, बार बार चार्ट से रिवाइज करना, बार बार देखोगे चार्ट को रिवाइज करोगे, एग्जाम के वक्त आपके दिमाग में वो चार्ट ही आएगा याद, आपको याद आ रहा होगा वो चार्ट ही पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। और उस वक्त और क्या, रिविजनरी, इसके साथ क्या, रिविजनरी वीडियोस, खत्म, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल हो जाएगा आराम से, मैंने बोला जीएसटी में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको, इवन अगर आपने इनकम टैक्स भी अच्छे से खत्म किया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दी अग्रीमेंट, देखो, अच्छा ये मैं एक और एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ, किस चीज का एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ बुक में, एक्सक्लूजन का, डिस्काउंट वाले का, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, दी एग्रीमेंट ऑफ राजू इलेक्ट्रिकल्स अप्लायंसेस विद इट्स डीलर, डीलर कौन हो गया, रेसिपिएंट हो गया, राजू अप्लायंसेस कौन हो गया, सप्लायर हो गया, अपने डीलर को बेच रहा है, ठीक है। डीलर इज दैट सेल ऑफ राइस कुकर्स, जो राइस बनाने वाले कुकर होते हैं उनको बेच रहा है, ठीक है। क्या है, ओवर 100 पीसेस इन दिवाली मंथ विल एंटाइटल देम टू डिस्काउंट, कितना, 5% पर कुकर सोल्ड टू देम। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कि भाई दिवाली ऑफर चल रहा है, हम दिवाली ऑफर निकाल रहे हैं, अगर आपने इस दिवाली ऑफर में 100 से ऊपर अगर आपने मेरे से क्या ले लिया, डीलर को बोल रहा है 100 से ऊपर अगर मेरे से आपने कुकर खरीद लिए, तो एक कुकर पर मैं आपको 5% का डिस्काउंट देकर चलूंगा। क्या ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई तय हो गया है ये डिस्काउंट या नहीं? हो गया, बिल्कुल हो गया है। तो अगर कल को चलकर उसने अगर 20 क्वांटिटी ली, फिर उसके बाद 20 ली, फिर उसने 50 ली, अगर वो 100 को क्रॉस कर देता है दिवाली ऑफर में ही, और दिवाली ऑफर में उससे ज्यादा ले लेता है वो, ठीक है, तो क्या हर एक इनवॉइस से उसको लिंक करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मान लो एक 20 का इनवॉइस बनाया होगा उसने, 30 का इनवॉइस बनाया होगा, और मान लो लास्ट में 60 का इनवॉइस बनाया होगा, बोलो ना, तो क्या इस इनवॉइस में जाकर वो लिंक करेगा नहीं करेगा उस डिस्काउंट्स को? यस, उसका नंबर डालेगा पोर्टल पे और वो देखेगा कि वहां पर क्या, कि इस पर हमने जीएसटी रिड्यूस किया है। एक तो लिंक करना है एट द टाइम ऑफ, 3 कंडीशन पूरी हो रही है नहीं, एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता है, ठीक है, लिंक करना है हर एक इनवॉइस को, सॉरी। तीसरा क्या चीज आ गया, बताओ जल्दी,
तीसरा वो रिवर्स करेगा, आईटीसी को रिवर्स करना है। जी हाँ, जैसे कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि अगर वो 100 रुपीज का, अगर वो क्या दे रहा था, मान लो 1000 रुपए का वो क्या दे रहा था, कुकर बेच रहा था, तो 1000 रुपए पर जीएसटी दिया होगा सप्लायर किसने, रेसिपिएंट ने, जो डीलर था हमारा। और डीलर ने जो ये पे किया है, इट इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे बोलो ना, अगर जो उसने परचेज के वक्त पे किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या उसका क्रेडिट ले लेगा या नहीं ले लेगा? वो ले लेगा। अगर उसने ले लिया है तो उसको क्या करना पड़ जाएगा, ही मस्ट, डीलर मस्ट रिवर्स द प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो। क्योंकि ये एग्जिस्ट, ये एट द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के वक्त ये अग्रीमेंट हो गया था या नहीं हो गया था? बिल्कुल हो गया था। अच्छा, कौन सा सर ऐसा डिस्काउंट है जो कि नहीं देंगे हम आफ्टर सप्लाई? जैसे मान लो अब वो कहता है कि डीलर मेरा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बीच कोई तय नहीं हुआ, आप मेरे डीलर हो, मैं, आप मेरे से सामान लेके जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मोटिवेट करने के लिए, अब देखो मेरा टर्नओवर आपने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, बोलो। आप मेरे टर्नओवर पर काम कर रहे हो, मेरा टर्नओवर आपने बढ़ा दिया, बोलो ना। बढ़ाया सर। अच्छा, आपने जब मेरा यहाँ पर टर्नओवर बढ़ा दिया, तो अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपसे कि एक काम करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने वो अनाउंस कर दिया कैशबैक्स। मैंने बोला 5-5 हजार रुपए ले जाओ मेरे से, या 10-10 हजार रुपए आप मेरे से ले जाओ, या फिर मैं आपके नेक्स्ट वाले में मैं डिस्काउंट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि 10-10 हजार रुपए एज अ कैशबैक मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा कि ये लो पकड़ो एज अ डिस्काउंट तुम्हारे को, ठीक है ना। डिस्काउंट में देने की मेरी इच्छा हो रही है, क्योंकि तुम लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है, मेरे प्रोडक्ट को इतना मार्केट में लेके बेचा है, मेरे प्रोडक्ट का नाम बनाने में आपने मदद की है, तो ये लो पैसे कैशबैक। क्या उसको डिस्काउंट के तौर पर रिड्यूस करने देंगे वैल्यू में से? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई तय नहीं था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सर उसने बोला कि अगले वाले में डिस्काउंट कर दूंगा, अगले वाले में तो अगले वाले में अगर वो डिस्काउंट करता है तो वो तो डिस्काउंटेड प्राइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ही हो गया ना। वो वाला एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस हो गया। वो तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला केस हो गया ना। सप्लाई दी नहीं उसने, और उसने बोला कि चलो मैं अब डिस्काउंट कर रहा हूं। वो किसी भी रीजन की वजह से करे, चाहे पिछले परफॉर्मेंस की वजह से करे, बट वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई, न्यू सप्लाई के वक्त अगर कर दिया तो वो तो ऊपर वाला केस बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। लेकिन अगर उसने कैशबैक दे दिया है और ऐसे बोला कि नहीं ये लो, ले जाओ मुझसे डिस्काउंट, मैंने उस वक्त नहीं बोला, मैं आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता था, ठीक है, अब ले जाओ, तो यानी कि क्या उसको रिड्यूस करने देंगे वैल्यू में से? नहीं करने देंगे। ठीक है, बात समझे या नहीं समझे?